नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज अपन चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टलों के ऊपर। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कहाँ तक क्या क्या पढ़ा दिया था एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको पिछले क्लास में जो क्रिस्टलों से होने वाले दोष है उनके बारे में आपको बता दिया था, और साथ ही साथ कहा था कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। और उसके बाद मैं आज यहाँ पे शुरू करूँगा कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्रिस्टल लिया जा रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ठीक है। इसे रॉक सॉल्ट संरचना भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट संरचना। तो ध्यान रखना, जो सबसे पहला क्रिस्टल लिया गया है वह NaCl का क्रिस्टल लिया गया है जिसे रॉक सॉल्ट संरचना कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ये NaCl का क्रिस्टल की संरचना किस तरीके की होती है, या NaCl के क्रिस्टल में सोडियम कहाँ व्यवस्थित होता है और क्लोरीन कहाँ व्यवस्थित होता है। तो देखिए, NaCl के क्रिस्टल में जो सोडियम होता है वो काय केंद्र पर एवं किनारों के केंद्र पर उपस्थित होता है। जैसा कि हमारे पास एक मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक इस तरीके का एक क्रिस्टल है, और ये देखिए, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल के अंतर्गत आप देखिए कि यहाँ पर मैं एक ऐसा एक क्रिस्टल, सॉरी 1 सेकेंड, ये क्रिस्टल है, ठीक है। ठीक है, इस क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ तो इसने कहा कि जो हमारा सोडियम होता है वो काय केंद्र पर होगा। तो सोडियम एक तो काय केंद्र, यानी ये जो क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है इस क्रिस्टल के केंद्र पर लगभग यहाँ पर सोडियम एक तो यहाँ पर होगा। दूसरा सोडियम कहाँ कहाँ हो सकता है? तो दूसरा देखना, किनारे के केंद्र पर। किनारे क्या होते हैं? ये किनारे होते हैं, ये किनारे होते हैं, ये किनारे हैं, ये किनारे। तो इन किनारों के केंद्र पर होंगे। तो एक यहाँ होगा, टोटल 12 किनारे हैं तो 12 किनारों के केंद्र पर होगा, ठीक है। तो किनारों के केंद्र पर तो ये हो गई सोडियम की अपनी बात कंप्लीट, ठीक है। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन की स्थिति की चर्चा करेंगे कि क्लोरीन कहाँ कहाँ होता है। तो क्लोरीन FCC व्यवस्था में होगा। सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखो, क्लोरीन कैसी व्यवस्था में होगा? FCC। और अकॉर्डिंग टू FCC व्यवस्था के क्या कहा जाता है? कहा जाता है FCC व्यवस्था के अकॉर्डिंग कि जो हमारा क्रिस्टल होता है, क्या जो क्रिस्टल होता है उसमें अवयवी कण फलक केंद्र के साथ साथ कोने पर उपस्थित होंगे। तो FCC व्यवस्था में क्लोरीन होगा, यानी क्लोरीन कहाँ पे होगा? क्लोरीन इधर भी होगा, इन पर कोनों पर होगा क्लोरीन। क्लियर? कोनों के साथ साथ कहाँ पे होगा? फलक केंद्र पर। जैसे ये पहला एक फलक है तो इस फलक के यहाँ पर क्या होगा? केंद्र पर होगा। रेड ले लेते हैं इसके लिए, फलक केंद्र पर होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, पर्पल और ब्लू तो कौन सा हो गया? पर्पल और ब्लू तो यहाँ पे हो गया सोडियम, और रेड और ग्रीन क्या हो गया? क्लोरीन। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें सभी क्लियर हो गई होगी कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 1 सेकेंड थोड़ा सा जो है, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि सोडियम कहाँ कहाँ उपस्थित होगा एक क्रिस्टल में। तो सोडियम काय केंद्र पर होगा, किनारों के केंद्र पर होगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन FCC व्यवस्था में होगा, और ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं। तो देखिए, किनारों के केंद्र पर होगा, यानी सोडियम की संख्या कितनी होगी? सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो किनारों की अगर मैं बात करता हूँ तो किनारों पर 12 किनारे हैं। कितने? 12। और एक किनारे पर उपस्थित जो अवयवी कण होता है उसकी अब जो क्रिस्टल जालक उसमें कितनी भागीदारी होती है? मैंने बताया था 1/4। उसके बाद सोडियम कहाँ पर उपस्थित हो? और सोडियम यहाँ पर काय केंद्र पर है।
यानी ये जो क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल के बीचों बीच केंद्र पर यहाँ पर सोडियम होगा। कहाँ? बीच में। क्लियर? तो सोडियम के केंद्र पर या काय केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है उसकी भागीदारी कितनी होती है? पूरी 1 होती है, तो +1। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये एक टोटल 4, यानी सोडियम के जो अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन की अवयवी कणों की संख्या। तो क्लोरीन में अवयवी कण एफसीसी व्यवस्था में है और एफसीसी व्यवस्था यानी फलक केंद्र पर फलक केंद्र कितने होते हैं? 6 फलक केंद्र होते हैं और एक फलक केंद्र पर उपस्थित होता है जो कण, उसकी भागीदारी 1/2 होती है। प्लस कोने पर कितने होते हैं? 8, और एक कोने वाली की भागीदारी कितनी होती है? 1/8। तो 8 से 8 गया, ये 3 गया, तो ये भी 4 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सोडियम की संख्या 4 और क्लोरीन की संख्या 4 देखने को मिल जाती है। तो अभी अपन ने बताया कि सोडियम क्लोरीन का जो क्रिस्टल होता है उसमें सोडियम के अणुओं की व्यवस्था और क्लोरीन के अणुओं की व्यवस्था। तो अब देखिए, इसको समझते हैं एक बार वापस से। सोडियम के अणु के काय केंद्र पर और किनारों के केंद्र पर होंगे, लेकिन जो क्लोरीन के अणु है वो एफसीसी व्यवस्था में होंगे। क्लियर? सोडियम के अणुओं की संख्या 4 और क्लोरीन के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखना, वो भी 4 होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर NaCl की बात करते हैं, NaCl के क्रिस्टल की व्यवस्था की बात करते हैं, तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वह 6:6 के अनुपात का क्रिस्टल कहा जाता है। तो NaCl के क्रिस्टल को 6:6 टाइप का क्रिस्टल कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं NaCl की एक मात्रक कोष्टिका में 4 NaCl होते हैं, यानी NaCl की जो एक मात्रक कोष्टिका होती है, ये बार बार चला जाता है, सॉरी 1 सेकेंड। NaCl की जो मात्रक कोष्टिका होती है उस मात्रक कोष्टिका में टोटल कितने यहाँ पर NaCl के अणु होते हैं? तो आप ध्यान रखना, NaCl के एक मात्रक कोष्टिका में टोटल जो NaCl के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल की, जो कि BCC व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। यानी आप समझ जाइए कि जो सीजियम होता है वह काय केंद्र पर उपस्थित होगा और इसकी जो संख्या होगी वो 1 होगी, क्योंकि काय केंद्र वाली की भागीदारी पूरी 1 होती है। उसके बाद बात करेंगे क्लोरीन की। तो BCC में क्या होता है? एक तो काय केंद्र पर होता है, एक कोने पर होता है। तो क्लोरीन कहाँ पे होगा? कोने पर होगा, और इसकी जो संख्या होगी वो भी 1 ही होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कोने पर उपस्थित होता है वो 8 होते हैं और एक की भागीदारी 1/8 होती है, तो इसकी संख्या 1 हो जाएगी। तो सीजियम भी 1 और क्लोरीन भी 1। क्लियर? कहाँ सीजियम होगा, कहाँ क्लोरीन होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें अपन जो है, इसमें अगर अपन बात करते हैं कि सीजियम क्लोराइड जो होता है कि प्रत्येक मात्रक कोष्टिका में सीजियम क्लोराइड की संख्या कितनी होगी? तो सीजियम क्लोराइड की संख्या 1 होगी। और इसे किस प्रकार का यहाँ पे क्रिस्टल जालक कहा जाएगा? तो 8:8 प्रकार के क्रिस्टल जालक कहा जाएगा, यानी 8:8 टाइप का क्रिस्टल जालक कहा जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं जिंक सल्फेट के क्रिस्टल की। जिंक सल्फेट के क्रिस्टल के अंतर्गत जिंक की व्यवस्था को देखते हैं और फिर सल्फेट की व्यवस्था को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिंक की व्यवस्था में तो जिंक जो होता है वह एकांतर चतुष्क फलकीय रिक्तियों में रहता है। एकांतर चतुष्क फलकीय रिक्ति का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था। एकांतर रिक्तियों में या एकांतर फलक में व्यवस्थित, एकांतर फलक का मतलब होता है एक घन में केवल 2 ही एकांतर फलक होते हैं। क्लियर? इतना ध्यान रखो। मैंने आपको बता दिया था कि एक घन में कितने एकांतर फलक होते हैं? 2 एकांतर फलक होते हैं। क्वेश्चन करवाया था उसमें, और कैसे होते हैं वो भी वहाँ पे मैंने बता रखा है। आपने पूरी क्लास से तो ली होगी, तभी तो आप ये पढ़ रहे हो। तो 2 एकांतर फलक होते हैं। यहाँ पर एकांतर चतुष्क फलक घनीय रिक्ति की बात की गई है, यानी एकांतर फलक में व्यवस्थित होगा लेकिन वो चतुष्क फलकीय होगा।
चतुष्क फलकीय का मतलब ये होता है 2n, और n क्या है, तो n यहाँ पर जो टोटल अणुओं की संख्या है वो है, और चतुष्क फलकीय बोल दिया जाए तो 2n हो जाएगा, यानी डबल कर दीजिए। अब समझिए, एकांतर चतुष्क फलकीय के आधार पे 2, यानी n बराबर कितना है 2, क्लियर। और चतुष्क फलकीय की बात करें तो कितना हो जाएगा 2n, क्लियर। तो 2n के आधार पर 4 हो जाएगा। तो जिंक कितने होंगे यहाँ पर 4। एक तो इस आधार पे आप समझ सकते हो, और समझ नहीं आया हो तो सल्फेट से समझा दूंगा भी इसी चीज़ को। कैसे समझो, सल्फेट की व्यवस्था देखते हैं। तो सल्फेट कहाँ उपस्थित होता है, एफसीसी व्यवस्था में। आपको याद करना पड़ेगा, ये समझने की चीज़ नहीं है कि ऐसा क्यों। ये विशेष केसेस होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट में, जिंक एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है। जो सल्फेट होता है वो एफसीसी कोने पर एवं फलक केंद्र पर होता है। एफसीसी व्यवस्था का मतलब यही होता है, कोने पर और फलक केंद्र पर। तो कोने पर उपस्थित होगा तो कोने वाली की भागीदारी 1/8 होती है, और टोटल 8 होते हैं तो ये तो हो जाएगा 1, क्लियर। और अगर फलक केंद्र की बात करें तो फलक केंद्र 6 होते हैं और 1 की भागीदारी 1/2 होती है। तो प्लस में इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, टोटल 4 आएगा, क्लियर है। तो 4 आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसी के आधार पर, यहाँ पे 4 है, ओके। तो अगर ये चतुष्क फलकीय है तो ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8, ओके, 8 होना चाहिए। लेकिन ये कैसा है, चतुष्क फलकीय। चतुष्क फलकीय 2n बराबर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन आपसे कहा गया है कि ये कैसी व्यवस्था में है, कैसा चतुष्क फलकीय, एकांतर। एकांतर चतुष्क फलकीय का मतलब यही होता है, अगर 4 है तो आधा कर दो 2, अगर 8 है तो आधा कर दो 4, क्लियर। तो यहाँ पे चतुष्क फलकीय के आधार पर ये कितना होना चाहिए, 8। लेकिन एकांतर लिखा है तो इसको आधा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, क्लियर। और ये मैंने आपको तथ्यमान बताया था कि ये मान लीजिए इस तरह के रेखीय फलक व्यवस्थित है। तो एकांतर क्रम में अगर हमें अवयवीकरण व्यवस्थित करने हैं तो एक यहाँ पे होगा, फिर इसको खाली छोड़ देगा, यहाँ पे होगा, इसको खाली छोड़ देगा, यहाँ पे होगा। तो ये एकांतर क्रम वाली व्यवस्था है। यानी टोटल है कितने, ये 6, लेकिन उपस्थित कितने में है, 3 में। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप याद कर लीजिए, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। जिंक सल्फेट की बात करें तो जिंक सल्फेट के यूनिट सेल एकक कोष्ठिका में जिंक सल्फेट की संख्या 4 होती है, जैसा कि मैंने ऊपर के 2 क्रिस्टलों में बताया था। और ये किस प्रकार का क्रिस्टल होगा, तो 4:4 प्रकार का क्रिस्टल यहाँ पे ये होगा। उसके बाद एक और क्रिस्टल की चर्चा करते हैं, तो वो यहाँ पे हैं AB2 प्रकार का क्रिस्टल, जो कि है कैल्शियम फ्लोराइड, क्लियर। अगर कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल की बात करते हैं तो इसको हम फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम +2 और फ्लोरीन -1 की। तो इनकी व्यवस्था को समझ लेते हैं पहले। जो कैल्शियम है वो कोने पर और फलक केंद्र पर होगा, और जो फ्लोरीन है वो सभी चतुष्क फलकीय रिक्ति में होगा। तो चतुष्क फलकीय रिक्ति जहाँ पे भी लिखा जाए उसको ध्यान ही नहीं देना है। आपको निकालना क्या है, ये वाला निकालोगे तो ये n होगा, और चतुष्क फलकीय लिखा है तो ये 2n होगा। सिंपल सी बात है, इसको निकालो और इसको 2 से गुणा कर दो। मैं समझाता हूँ। यहाँ पे n कितना होगा, तो कोने पर कितने भागीदारी होती है, 1/8। कितने होते हैं, 8, प्लस उसके बाद फलक केंद्र पर भागीदारी 1/2 और फलक केंद्र 6 होते हैं। तो अगर इसका टोटल अगर हम निकालते हैं, 2 को 6 से काटते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 8 को 8 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा। ये है हमारे पास n, और जो चतुष्क फलकीय लिखा है ये 2n है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे 4 को, तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो फ्लोरीन कितने हो जाएंगे, 8। सिंपल सा तरीका है, याद रख लीजिए। मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में भी समझा सकता था, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है, तो खाली टाइम वेस्ट करना है। आप इनको अच्छे से ऐसे ही समझ लो और याद कर लो। नंबर ऑफ यूनिट सेल में
जो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड जो है उसके अणुओं की संख्या कितनी है, तो 4 है। क्लियर। और इसको किस प्रकार का अणु कहा जाता है, 8:4 प्रकार का। एक बात ज़रूर आ रही होगी, अभी मुझे याद आया कि सर ये आपने बताया 4:4 प्रकार का, 6:6 प्रकार का, 1:1 प्रकार का। सॉरी, ये है क्या वास्तविकता में 8:4 प्रकार का? ये है क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए इसी को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बात की गई है फ्लोरीन कितने हैं, 8, और कैल्शियम कितने हैं, 4। तो यहाँ पे 8:4 प्रकार का बताया गया है। पहले क्या आता है, कैल्शियम, बाद में क्या आता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो 8 कहाँ लिखा गया है पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैल्शियम को 8 फ्लोरीन घेर के रखते हैं। एक कैल्शियम को कितने फ्लोरीन घेर के रखते हैं, 8 फ्लोरीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कैल्शियम है और इसको 8 फ्लोरीन ने घेरा हुआ है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना, 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले क्या होता है, कैल्शियम, और बाद में क्या होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक फ्लोरीन को 4 कैल्शियम ने घेरा हुआ है, यानी ये कैल्शियम 1 2 3 4 कैल्शियम ने। तो इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो होगी, ये अनुपात यह बताता है कि एक फ्लोरीन को कितने क्लोरीन ने घेरा है और एक क्लोरीन को कितने फ्लोरीन ने घेरा है। तो ये अनुपात ये बताता है। लास्ट और फाइनल है A2B। हमने पढ़ा था AB2, अब पढ़ेंगे A2B उल्टा। क्लियर। चर्चा करते हैं इसकी। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O क्रिस्टल की बात करते हैं। एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल भी हम इसे कहते हैं। इसके समझते हैं इसको। तो इसमें जो सोडियम होगा वो कहाँ पर होगा, तो सोडियम सभी चतुष्क फलकीय रिक्ति में होगा। मतलब छोड़ दो इसको, यहीं पे दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ पे बात करते हैं ऑक्साइड की, तो कोने पर होगा प्लस फलक केंद्र पर होगा। हम इसको निकाल लेंगे तो ये n होगा और ये चतुष्क फलकीय है तो 2n होगा। हमको n निकालना है, 2n हाथों हाथ निकल के आ जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया था कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहा हूँ उतना करो। कोने पर और फलक केंद्र पर, तो कोने पर की भागीदारी 1/8 और कोने पर 8 होते हैं, प्लस यहाँ पर फलक केंद्र पर फलक की भागीदारी 1/2 और 6 फलक होते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3 + 1, यह आएगा हमारे पास 4। तो 4 ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम। चूँकि ये 4 ऑक्सीजन बता रहा है तो n 4 ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, n = 4 हो गया। और ये चतुष्क फलकीय है तो ये 2n है, और 2n है तो इसको क्या करेंगे, 2 × 4 करेंगे तो ये ऑब्वियसली 8 हो जाएगा। तो 8 सोडियम। सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इकाइयों की संख्या की बात करते हैं, यानी ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक क्रिस्टल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो सोडियम ऑक्साइड के 4 अणु होंगे एक क्रिस्टल के अंतर्गत। ध्यान रखना, याद कर लीजिए। इसे 4:8 प्रकार का कहते हैं। सर ये भी यहाँ पे भी समझा दीजिए। पहले क्या होता है, पहले सोडियम होता है, बाद में ऑक्सीजन होता है, N2O। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो सोडियम है वो पहले है, यानी पहले सोडियम है तो 4, और सोडियम के आसपास क्या लिखा हुआ है, 4। तो एक सोडियम को 4 ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है। क्लियर। बाद में क्या होता है, पहले सोडियम होता है और बाद में ऑक्सीजन होता है, तो बाद में क्या लिखा हुआ है, 8। तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पर, एक ऑक्सीजन को मैं लिख देता हूँ, इस तरह का डब्बा बना दे। एक ऑक्सीजन को कितने सोडियम ने घेरा हुआ है, 8 सोडियम ने। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। किस प्रकार का होगा, Na2O, ये किस प्रकार का क्रिस्टल होगा,
4:8 प्रकार का होगा। त्रिज्या अनुपात नियम की बात करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू होता है इसी के अंतर्गत, त्रिज्या अनुपात नियम। त्रिज्या अनुपात नियम को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, त्रिज्या अनुपात नियम के अनुसार जो आर आर होता है, ये आर आर बराबर होता है घनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात के। ये आर आर क्या है? तो ये आर आर त्रिज्या अनुपात है, और जो त्रिज्या अनुपात होता है वो बराबर होता है घनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात के। तो यहाँ पर देख सकते हैं घनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। सर ये क्यों पढ़ना है? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि त्रिज्या अनुपात से हमें समन्वय संख्या का पता लगता है। अगर किसी क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात हमारे पास है तो उस क्रिस्टल की जो समन्वय संख्या है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल की त्रिज्या अनुपात 0 से 0.155 के बीच में आता है, तो उसकी जो समन्वय संख्या होगी उस क्रिस्टल की वो 2 होगी, और उसकी जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी। इसका एक उदाहरण है बेरिलियम क्लोराइड, इसका एक अच्छा उदाहरण। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के मध्य में आता है, तो उसकी समन्वय संख्या 3 होगी, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय होगी, उदाहरण B2O3। यह आपको याद करना पड़ेगा। ये जो पूरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये याद होगी। अगर मान लो आपको पता है कि 0.115 से 0.225 के मध्य त्रिज्या अनुपात अगर आता है तो समन्वय संख्या 3 होगी। मान लो आप कोई क्वेश्चन में त्रिज्या अनुपात निकाल रहे हो और उसका त्रिज्या अनुपात 0.167 आ जाता है, और आपको पता होता है कि 0.115 से 0.225 के मध्य आपका त्रिज्या अनुपात इसी के मध्य आ रहा है, 0.167, तो इसके मध्य आ रहा है। आपको पता लग जाएगा अगर आपको ये याद होगा तो आपको जैसे ही पता लगेगा तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके लिए समन्वय संख्या 3 होती है और इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय होती है, और इसका उदाहरण B2O3 होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं। अगर त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 आता है तो समन्वय संख्या 4 होगी, और जो ज्यामिति होगी वो चतुष्क फलकीय होगी, उदाहरण जिंक सल्फेट। अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 आता है, 414 से 0.732 के बीच में है, तो समन्वय संख्या 6 होगी, ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, उदाहरण NaCl। अगर त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 के मध्य आता है तो समन्वय संख्या 8 होगी, जो ज्यामिति है वो घनीय होगी, और उदाहरण सीजियम क्लोराइड। उसके बाद बात करते हैं समन्वय संख्या किससे प्रभावित होता है। तो जो समन्वय संख्या है वो ताप और दाब से प्रभावित होता है। कैसे होता है? तो ध्यान रखना, जो समन्वय संख्या होता है वो ताप के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्लियर, और जो दाब होता है उसके समानुपाती होता है। यानी बात ये है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो समन्वय संख्या घटती है, और अगर आप दाब बढ़ाते हो तो समन्वय संख्या बढ़ती है। तो ये इस तरीके से समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल को प्रभावित करती है। ये जो ताप और दाब है, ये समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल के समन्वय संख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर को आगे आज क्लोज करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण देखना क्या दिया गया है कि NaCl के लिए R पॉजिटिव और R नेगेटिव किसके बराबर होता है। तो देखिए, NaCl के लिए हमको क्या निकालना होगा? R पॉजिटिव और R नेगेटिव निकालना होगा, यानी R पॉजिटिव और R नेगेटिव का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, ये हमको निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
कि हमारे पास NaCl के क्रिस्टल के अंतर्गत जो सोडियम होगा वो किनारों के केंद्र पर होगा और क्लोरीन कोनों पर होगा, तो कोनों पर ये क्लोरीन है। अब देखिए कोनों पर 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन की त्रिज्या -R, R माइनस क्या हो जाएगी 2R-। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे पास बीच में सोडियम है उसके लिए क्या होगी, तो 2R होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 2R+ हो जाएगी, ये 2R- हो जाएगी, ये 2R+ हो जाएगी। और आपको पता है कि इस तरह में अगर हमको A निकालना हो तो A क्या होगा, यहाँ पर A बराबर 2R- + 2R+। ओके। अब यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं, तो A बराबर 2 को कॉमन लिया, R- + R+, 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हमने बताया, हाँ ये रहा, ये ठीक है। अब 2 को हमने कॉमन ले लिया था, कैसे, इसमें 2 को कॉमन लेते हैं, तो ये 2 R+ + R- बराबर A, यहाँ से 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो R+ + R- बराबर A/2, तो A/2। तो ये हमारे पास R+ + R- का मान यहाँ पर आता है। R+ + R- का जो है किसके बराबर होगा, A/2 के बराबर होगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में आपको पता है यहाँ पे इस तरीके का, यानी काय विकर्ण का यूज किया जाता है, और काय विकर्ण कितना होता है, √3a होता है। और यहाँ पे वही R तो सेम ही रहेगा, R क्या रहेगा, यहाँ पे वही 2 आएगा कॉमन में और वो नीचे चला जाएगा, तो √3a/2, तो R+ + R- का जो ये होगा वो बराबर होगा √3a/2। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लास 12th में बता दी जाती है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है कि आपको समझ ना आ रहा हो। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह का सेम एक और क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये एक और क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल, ठोस क्रिस्टल के प्रकार की अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज के इस वीडियो को बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फाइनली हम इस चैप्टर को यहाँ पर एंड कर देंगे, और फिर आपसे मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। यानी कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा इसका, जो कि चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर अपन शुरू करेंगे, और जो कि यहाँ पर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।